नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनूप कुशवाहा आज आपके लिए लेकर जो आए हैं चर्चा का हमारा विषय है। वो विषय हमारा जो चर्चा का है वो हम आज चर्चा करने वाले हैं किसकी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आएगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, ये देखते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये जो आपको तैयार किए गए हैं टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी आदि के बेस पर किया गया। और देखिएगा जो कल रिजल्ट आया था आपका आश्रम पद्धति का, आश्रम जो पद्धति का आया था, जो जीआईसी आश्रम पद्धति होता है, तो आपने देखा डॉक्टर नोट्स परिवार के बहुत सारे मित्र हमारे सफल हुए प्री एग्जामिनेशन में। किसमें सफल हुए? प्री। अभी कल ही रिजल्ट आया है। आप हमारे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऑफिशियल चैनल डाल के देखेंगे तो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा और ओपन ग्रुप है जहां आप जुड़ सकते हैं, नई नई जानकारियां ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्राइवेट ग्रुप हैं, तो वो डिस्कशन ग्रुप प्राइवेट है और इसके अलावा प्रैक्टिस ग्रुप प्राइवेट है, जीएस का ग्रुप जो प्राइवेट है। ये 3 चैनल प्राइवेट हैं जहाँ डिस्कशन हम रात्रि को 9 से 10 डिस्कशन करते हैं बायोलॉजी का, और ज़रूरत पड़ती है तो कभी कभी जीएस का भी डिस्कशन कर लेते हैं। वो क्या, जीएस के नोट्स में जीएस के नोट्स हैं और बुक मतलब जो लाइब्रेरी नोट्स की है उसमें अलग अलग प्रकार के नोट्स, बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं। डिस्कशन पे डिस्कसन करते हैं। ये प्राइवेट ग्रुप हैं, ये मेंबरशिप लेने के बाद होगी। क्योंकि आज मैं चाह रहा हूँ ये वीडियो आपका, क्योंकि अभी मन में आया कि ये वीडियो काफ़ी दिन से यूट्यूब पर वीडियो नहीं गया है, तो ये वीडियो यूट्यूब पर भी अपडेट होगा। क्योंकि ऐप का वीडियो है, यूट्यूब पर अपडेट करेंगे। जो मित्र हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं और डॉक्टर नोट्स की मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं तो 899 की मेंबरशिप है, और इस मेंबरशिप के लेते ही आपको हमारा डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है, वो ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। उसमें ऑप्शन आएगा साइन अप का। साइन अप में आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मांग जैसे डालेंगे, इनरोलमेंट आईडी, पासवर्ड आ जाएगा। कंटिन्यू करेंगे, ये पेमेंट करेंगे तो जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं वो भी क्रम से लगी हैं ऐप पर, और जो नई क्लास होगी वो भी क्रम से चलेगी। और मैं वादा करता हूँ आप हमसे जुड़ेंगे, हमारे साथ मेहनत करेंगे तो 100% सफलता है। और आप जैसे कि जान चुके हैं पीजीटी बायोलॉजी में कोई भी कोचिंग सेंटर वाला 40 प्लस लड़के नहीं गए होंगे इंटरव्यू को, मगर हमारे जो परिवार के सदस्य हैं 40 प्लस गए, उसमें से 15 प्लस हमारे मित्र फाइनली सिलेक्टेड हैं पीजीटी में। पीजीटी अगर 2021 की बात करें तो 2021 में लगभग 70 प्लस मित्र सिलेक्ट हुए हैं, और टीजीटी 2016 की बात करें तो लगभग 40 प्लस मित्र हमारे सिलेक्टेड हैं। और जीआईसी अगर प्री की बात करें तो अनगिनत मित्र, जिनकी हम गिनती नहीं बता सकते, इतने मित्र जीआईसी प्री क्वालिफाई हैं। कल आश्रम पद्धति का भी रिजल्ट आया है, आप हमारे ग्रुप पे देखेंगे ढेर सारे मित्रों ने डाला सर हमारा हुआ हमारा हुआ। ये हमारी परफॉर्मेंस है। हम सिर्फ वही चीज़ें आपको पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, और हम वो कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण ना हो। हमारा पहले भी कह चुके हैं, यहाँ विद्वान बनाने का कोई, यहाँ अगर बायोलॉजिस्ट ये चाह रहे हैं कि हम बायोलॉजी में विद्वान हो तो यहाँ विद्वान नहीं बनेंगे। हाँ, ये जरूर है, आपका सिलेक्शन करा देंगे, सीट पक्की होगी, ये वादा है। आप हमसे लगे रहिए, जुड़े रहिए, यूं ही बने रहिए। चलिए देखते हैं अपना जो आज का विषय वस्तु है उस पर नज़र डाल लेते हैं। और हम रात्रि में भी आपके साथ एक एक 1.5-2 घंटे डिस्कशन करते हैं। ये रिकॉर्ड रहा है, जब एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी के था तो 1-1 2-2 बजे रात तक आपके साथ डिस्कशन करते रहे, और उसी का नतीजा है कि हम इतना बेहतर रिजल्ट आप सबको दे पाए, कई परिवारों में हम खुशियां ला पाए, और हमारे मित्र लगातार लगे रहे। एक दूसरे का सहारा, कंटिन्यूटी ज़रूरी है। तो आप जब कहीं जुड़ेंगे तो आप, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मगर कंटिन्यूटी नहीं बन पाती अकेले पढ़ने में। रात में जब डिस्कशन करते हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं, आप 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग एक साथ जवाब देते हैं तो कंपटीशन होता है, ये ज़्यादा तेज है, इससे अच्छा मैं, तो वहाँ कंपटीशन की भावना आती है, तो एग्ज़ाम निकलते हैं। चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। आपका नर्वस सिस्टम खत्म हो चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो कन्वर्जन ऑफ फूड मटेरियल कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म, इसमें क्या होता है, पाचन क्या होता है, जो जटिल पदार्थों को, क्या होता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देता है, सरल पदार्थों में बदल देता है। क्या होता है, फूड मटेरियल जो होता है उसको किस में बदल देता है,
फूड मटेरियल कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म, जटिल से साधारण मटेरियल में बदल देता है। किस में बदल देता है? साधारण मटेरियल में बदल देता है। अब आता है जो पाचन तंत्र में कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं। तो पहले तो देख लें एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम आहार नाल के नाम से जानते हैं। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, आहार नाल होती है, इसकी अगर लंबाई पूछ दे कितनी लंबी होती है तो 8 से लेकर 10 मीटर तक लंबी होती है। इसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं वो भी देख लें। तो सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होती है? जो हमारा मुख है, मुख का जो खाली स्थान होता है जहाँ जीभ रहती है उसे बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी में 3 चीजें हम पढ़ेंगे, एक तो दांत पढ़ेंगे, दूसरा सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, तीसरा टंग यानी जीभ पढ़ेंगे। ये बक्कल कैविटी के हिस्से हैं। फिर उसके बाद आता है फायरिंग्स, फिर आता है ओइसोफेगस, ये नीचे वाला हिस्सा, फिर आता है स्टोमक यानी पेट, फिर आती है छोटी आंत। छोटी आंत के भी 3 भाग हैं। छोटी आंत को प्राय 3 भागों में आता है, डिओडिनम और जेजुनम और इलियम। डिओडिनम और जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम बड़ी आंत बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़ी आंत बोलते हैं। और ये छोटी आंत बोलते हैं, इसको छोटी आंत बोलते हैं, और इसको पेट बोलते हैं। तो ये सब जानते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। इनके 3 भाग, इनके 3 भाग। ये बहुत बड़ा है, इसको लगभग 2 या 3 वीडियो आएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का बड़ा है और क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले अगर हम बक्कल कैविटी की बात करें, पहले हमने मुख लिया और मुख की बक्कल कैविटी वाला भाग लिया जिसमें जीभ रहती है। जो तालू और ये वाला हिस्सा होता है वो बक्कल कैविटी में आता है। तो इसका पहला भाग लिया टीथ, यानी हमने लिए दांत। तो मनुष्य कैसा होता है? हेट्रोडोंट होता है। हेट्रोडोंट के देखिए, हेट्रो शब्द जहां लगा हो तो इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विषम। और विषम क्या होता है? अलग अलग। विषम का मतलब क्या होता है? जैसे कि अलग अलग होना। और डोंट का मतलब होता है दांत। तो इसे बोलेंगे हिंदी में विषम दंती। क्या बोलेंगे? विषम दंती। वो जीव जो विषम दंती, तो विषम दंती का मतलब क्या हुआ? जिनमें दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों में भी अलग अलग होते हैं। कौन कौन होते हैं? इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर। तो मनुष्य में दांतों के प्रकार कितने होते हैं? यहीं से क्वेश्चन पूछता है कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी ICPM। ये होता है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ध्यान रखिएगा। और इनके जो टीथ होते हैं, क्या होते हैं? जो इनके जो हमारे टीथ होते हैं आर नॉट सिमिलर, एक समान दांत नहीं होते हैं। इनको आप ध्यान में रखिएगा, इसीलिए हेट्रोडोंट है। इसके अलावा क्या होता है? थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब समझ लीजिए, जबड़ों के सॉकेट में धंसे रहते हैं। तो देखना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं दांत निकलवाने, तो डॉक्टर जितना ऊपर दिखता है उसी के अलावा उतना ही बड़ा, जैसे ये मान लेते हैं दांत है ये आपका, तो देखेगा इतना बड़ा नीचे होता है। तो ये क्या होते हैं? हमारे जो मसूड़े होते हैं उसी के सॉकेट में ये दांत का जो जड़ होती है वो धसी रहती है। और अगर धसी ना हो तो क्या हुआ? पता लगा हमने मुंह में पानी लिया, कुलकुल किया और थूका, पूरे 32 दांत नाली में चले गए। और मान लो अगर ऐसी जगह थूक दिया जहां नाली तेज है तो पूरे दांत बह गए। अब बस, अब फिर तुम जानते हो मसूड़ा और ये दोनों खप्पा खप्पा लगेंगे। तो इसलिए ईश्वर ने जो बनाया है, जो भाई दांत हम सुबह शाम चमकाते हैं, पता लगा 3 दांत ब्रश में उड़ गए, तो ये सॉकेट में धसे रहते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। हमारे मसूड़े के सॉकेट में, जैसे कि देखा होगा आप बिजली में प्लग लगाते हैं, तो बिजली में जब प्लग लगाते हैं, देख लें भाई, कभी कभी चित्र गायब हो जाता है हमारा, तो प्लग लगाते हैं, प्लग। तो प्लग लगाते हुए क्या करते हैं? हम प्लग को अंदर डाल देते हैं, तो बस ऐसे दांत फंसे रहते हैं। थीकोडोंट बोलते हैं। तो पूछ देगा थीकोडोंट तो मनुष्य होता है। डाइफ्यूडोंट का मतलब क्या होता है? अर्थात मनुष्य के जीवन में, ध्यान रखिएगा, जीवन में 2 बार दांत आते हैं। 1-2 बार दांत आते हैं। कौन कौन बार आते हैं? एक आता मिल्क टीथ, यानी दूध के दांत। दूध के दांत। तो देखा होगा 1 साल जब बच्चा होता है तो 1 साल में दांत निकलते हैं, उन्हें दूध के दांत कहते हैं। और वो कुछ समय, तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि मिल्क टीथ कितने होते हैं? क्वेश्चन पूछता है मिल्क टीथ कितने होते हैं?
तो मिल्क टीथ की संख्या 20 होती है, दूध वाले दांत की संख्या 20 होती है। मिल्क टीथ जब खत्म हो जाते हैं तो उसकी जगह परमानेंट टीथ भाग ले लेते हैं, या मतलब जो परमानेंट जैसे 7 से 8 साल में मिल्क वाले जो टीथ होते हैं, दूध के दांत खत्म हो जाते हैं, तो उसकी जगह परमानेंट टीथ ले लेते हैं, जिससे जिनकी संख्या 32 होती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों प्रकृति ने किया? चलो हम ये भी बता देते हैं। प्रकृति जो करती है वो बहुत बैलेंस करके करती है। अब आप कहेंगे यहाँ बैलेंस की क्या बात है, 2 बार दांत काहे निकलते, भगवान एक ही बार देता? तो आपने देखा होगा जब बच्चा होता है उसके दांत बिल्कुल छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इतने इतने। मगर जब हमारा चेहरा बढ़ता है, जब चेहरा बढ़ता है, हमारे मुंह का आकार बढ़ता है, तो क्या होगा? अब दांत है छोटे, तो ये जो है, जो अभी मुख अभी देख रहे हैं ऐसे है, वो बिल्कुल बूढ़ों की तरह हो जाएगा। क्योंकि दांत है छोटे, जबड़े हो गए बड़े, तो वो निकलते हैं। जब अब आपके देखना परमानेंट दांत बच्चे निकलते हैं, तो जो मिल्क वाले होते हैं इतने होते हैं, जो परमानेंट दांत निकलते हैं वो बड़े होते हैं। आगे के दांत देखना बहुत बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन फ्यूचर में आपके जो चेहरा है उसको सही रूप देने के लिए दांत बड़े होने चाहिए। और अगर बच्चे में इतने इतने दांत होंगे तो वो पैदा होगा तो राक्षस लगेगा, तो वो इसलिए वो दांत हट के उनकी जगह परमानेंट दांत आ जाते हैं। तो बच्चा जब बढ़ता है तो वो चेहरा बैलेंस हो जाता है, इसलिए 2 बार दांत आते हैं। प्रकृति बहुत ही सुहावनी है, कभी देखो तो बड़ा अच्छा लगता है कि सब जो चीज़ें कितनी सिस्टमैटिक हैं। अच्छा, दूसरी चीज, 12 जो दांत होते हैं, 12 टीथ मोनोफियोडोंट होते हैं, केवल एक बार निकलते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, यहां से पूछ देता है कितने दांत मोनोफियोडोंट होते हैं। मोनोफियोडोंट का मतलब एक बार निकलते हैं। तो 12 दांत हैं ऐसे जो केवल एक बार निकलते हैं। कब निकलते हैं? एक बार। अरे भाई 20 दूध के दांत हो गए और ये हो गए 32, तो कितने हो गए? यहाँ बच्चा कितना? 2, यहाँ बच्चा 1, 12 दांत एक ही बार निकल रहे हैं। और बकाया जो 20 टूटे उसकी जगह नए दांत आ गए। तो इस प्रकार कितने निकलते हैं? 12 दांत केवल एक बार निकलते हैं, उन्हें मोनोफियोडोंट बोलते हैं। तो पूछ देगा मनुष्य में मोनोफियोडोंट कितना होता है, तो आप लिखेंगे 12। समझ गए? अगर डेंटल फार्मूला की बात करें, मिल्क टीथ की, ध्यान रखिएगा, दूध के दांत का कभी कभी डेंटल फार्मूला पूछ लेता है। तो डेंटल फार्मूला इनटू यहां कर देंगे 2, तो क्या होगा? ICPM, यानी इंसाइजर की संख्या 2, कैनाइन की संख्या 2, प्रीमोलर 0 होते हैं और मोलर 2 होते हैं। तो इनको जब गुणा 2 करते हैं तो कितना आएगा? कितने लिख दिए भाई? 2 बार। फिर देखो 2 1 0 2 ऐसे लिखेंगे। तो ये 2 बार जाएगा तो 4 धन 2 धन 0 धन 2, 4 दूनी 8 9 10। कितने? ऊपर के जबड़े में 10 और नीचे के जबड़े में 10। ऊपर 10 नीचे 10। समझ रहे हैं? ये फार्मूला होता है क्या? 2102 बटे 2102 गुणा 2। तब में गुणा 2 कर देते हैं तो ऊपर कितना हुआ? ये इनका टोटल कितना हुआ? 5। तो क्या निकला? 5 बटे 5। यहाँ 2 का गुणा कर दिया तो 10 बटे 10। टोटल कितने हो गए? ऊपर के जबड़े में 10, नीचे के जबड़े में तो 2 तक 20। तो मिल्क के टीथ कितने हो गए? 20। इंसाइजर की संख्या 2, कैनाइन की संख्या जो इंसाइजर की संख्या 2, कैनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर की संख्या होते ही नहीं प्रीमोलर। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है, प्रायः जो बच्चे होते हैं, छोटे शिशु होते हैं, उनमें दूध के दांत में कौन सा दांत नहीं पाया जाता? तो आप लगाएंगे जो ऑप्शन 4 देंगे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो आप प्रीमोलर को लगाएंगे कि बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता। अच्छा, परमानेंट टीथ का फार्मूला क्या? 21 23 होता है। 21 23 गुणा 2, यह क्योंकि हमने अपने हिसाब से लिखा है, मगर आप गुणा 2 लिख कर देखेंगे तो क्या होगा? इंसाइजर की संख्या 2, कैनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर की संख्या 2 और मोलर की संख्या 3। तो ये कितना होगा? 2 1 3 4 5 6 7 1 8। तो 8 गुणा 2 बटे 8 गुणा 2, तो कितना हो गया? 16 बटे 16, यानी 16 ऊपरी जबड़े में 16 नीचड़ी में, तो टोटल हो गए 32। ये भाग नहीं कि काट दो कह दो 0 है, ये नहीं, भाग नहीं है। मतलब वो जबड़ा की बात कर रहा है, ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा, ध्यान रखिएगा। तो समझ गए होंगे। अगर वो वाला फार्मूला क्या निकला था? 2102 और बटे 2102, ये मिल्क टीथ का फार्मूला है। 2 1 3 4 5 मिल्क टीथ गुणा 2, ये मिल्क टीथ का फार्मूला है। और अगर परमानेंट टीथ की बात करें तो 21
23। ये जो फार्मूला है वो कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इस बार हाथी दांत का सीटेड उसमें टीजीटी में हाथी दांत का उसने पूछ लिया था, हाथी दांत का पूछ लिया था फार्मूला, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये पॉइंट्स नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 पर थर्ड मोलर, जो तीसरा मोलर होता है, यहाँ 3 दांत हैं, तीसरा वाला मतलब 1 2 3, कितने दांत हैं? 3। तो तीसरा वाला जो होता है कार्ड विजडम टीथ, जिसे अक्ल दाढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ल दाढ़ बोलते हैं, अक्ल दाढ़ के नाम से जानते हैं। विच इज वेस्टिजियल टीथ, ये किसके अंतर्गत आता है? ये अवशेषी अंग के अंतर्गत आता है, अवशेषी अंग के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है तो प्राय अवशेषी अंग के अंतर्गत आता है वेस्टिजियल टीथ। और वेस्टिजियल कौन है? विजडम टीथ को वेस्टिजियल टीथ कहते हैं। तो पूछ देता अक्ल दाढ़ कौन सा है, तो लिखेंगे थर्ड मोलर, तीसरा वाला मोलर हमारा अक्ल दाढ़ होती है। और ये निकलती कब, अगर पूछ दे ओरिजिनेट आफ्टर 21 साल के बाद ये निकलती है। लास्ट में देखना, आप अपनी जीभ ले लेंगे, हमारे साथ जो भी जुड़े, हमें लगता है 21 साल के सब हो गए होंगे। तो दाढ़ में जब आप लगाएंगे जीभ तो देखना एक यार निकल रहा होगा या निकल चुका होगा। अक्ल दाढ़ कहते हैं 21 साल के, इसीलिए कहते हैं। इस अक्ल दाढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि 21 तक बुद्धि आ जाती तो लोग कहते हैं कि अक्ल दाढ़ है। वर्क ऑफ टीथ, यहां से क्वेश्चन बनता है, स्टार लगाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन मतलब जम के बनता है। क्या बनता है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इंसाइजर का काम क्या है? इंसाइजर जो सामने दिख रहे हैं, कटिंग करना, कट करना। इंसाइजर का कार्य क्या है? कटिंग करना, यानी जो भी वस्तु लेते हैं उसको हम क्या करते हैं? काटते हैं। बच्चे में भी अगर आप मुंह में उंगली डालेंगे तो आगे वाले दांतों से काटता है, तो कटिंग करना, कट करना। कैनाइन का काम है टीयरिंग करना, चीड़ देना। ये जो दांत हैं इनका हम क्या करते हैं? चीड़ने का काम करते हैं। प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं ग्राइंडिंग, पीसने का कार्य करते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछता है कौन क्या कार्य करता है, पूछ देगा इंसाइजर, कटिंग, टीयरिंग और ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग का काम प्रीमोलर और मोलर करता है। तो अब आता है कटिंग, टीयरिंग और ग्राइंडिंग। तो इस तरह से तीनों के कार्य हैं, और कार्य यहाँ दांतों के बार बार पूछे जाते हैं आपसे। यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक दांत से बनता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब आता है टीथ इज, क्या चल गया भाई, ये हटेंगे नहीं है। टीथ इज मेड अप ऑफ डेंटाइन टिश्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ देता दांत किसके बने होते हैं? दांत डेंटाइन टिश्यूज के बने होते हैं। कौन से ऊतक होते हैं? डेंटाइन ऊतक होते हैं। हार्ड कवरिंग, दांतों के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती हैं, डेंटाइन टिश्यूज नोन एज इनेमल, उसके ऊपर जो सबसे कठोर आवरण दांत, तो यही पूछा जाता है सबसे कठोर वस्तु कौन सा है? इनेमल है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है कि सबसे कठोर वस्तु क्या है, तो आप लगाएंगे इनेमल। या पूछेगा कि दांत के ऊपर सबसे कठोर क्या होता है, तो लगाएंगे इनेमल, उसे इनेमल कहते हैं। इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। पूछ दे सबसे कठोर शरीर की संरचना कौन सी है, तो आप लगाकर आएंगे एग्जाम में, इनेमल जो है दांत के ऊपर जो पाया जाता है वो सबसे कठोर होता है। दांत बनते किससे हैं? तो डेंटाइन टिश्यूज से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। टीथ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, दांत के प्राय 3 क्षेत्र होते हैं। दांत कितने क्षेत्रों में बना होता है? तो एक टीथ लेंगे, मान लेते हैं ये हमने ये दांत बना लिया, तो इसका कहता है 3 भाग होते हैं। बेसल रीजन, यहां से जितना पार्ट धसा रहता है इसे बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं? जड़। ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसको बोलते हैं नेक, क्या बोलते हैं? नेक। और जो ये ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं क्राउन। तो दांत के कितने क्षेत्रों में बटा है? दांत 3 क्षेत्रों में बटा है, जड़ और गला और क्राउन।
जो रूट होती बेसल रीजन जो सबसे निचला भाग है, मिडिल कवर्ड विद द गम, जो नीचे का जो कवर्ड वाला भाग है दांत का उसको बोलते हैं नेक, और जो अपर पार्ट होता है वो पूरा ऊपर निकला हुआ भाग है उसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? क्राउन। तो तीनों चीजें लिखी हैं। जो आधारी भाग है बेसल रीजन रूट बोलते हैं, मिडिल कवर्ड जो गम, गम का मतलब मसूड़े से, मान लेते हैं ऐसे अगर बोल ये मान लेते हैं, तो ये इतना, तो मान लेते हैं ये यहाँ रूट आ जाएगा और ये नेक आ जाएगी जो मसूड़ों से दबा हुआ, ये मसूड़ों से, सॉरी कहाँ बना दिया, वो तो हमारे पीछे आ रहा है, ये ऐसे करके, तो ये हो गया हमारा नेक, ये वाला हो गया क्राउन, और इतना ये मसूड़ों के नीचे दबा है, और ये हो गई रूट। इस तरह ध्यान। तो तीन क्षेत्र होते हैं दांत के, एक तो दांत होता है रूट और नेक और क्राउन। तो जो दांत खराब होता है वो क्राउन हमारा खराब होता है, सड़ना शुरू होता है, फिर नेक तक जाता है, जब रूट तक जाता है जहां दर्द होना शुरू हुआ डॉक्टर निकाल के बाहर करता है। इन टीथ pulp cavity is found in which capillaries, venule and nerve cell is found। ध्यान रखिएगा जो टीथ होती हैं, टीथ के अंदर, दांत के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, तो कैपिलरीज पाई जाती हैं, वेन्यूल्स वेन्स पाई जा रही हैं, नर्व सेल पाई जाती हैं, ये सब पाई जाती हैं टीथ के अंदर, दांत के अंदर। स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडेंटोलॉजी। दांत वो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम दांतों का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की शाखा के अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम दांतों का अध्ययन करते हैं उसे हम ओडेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा दांत से क्वेश्चन बनता है, तो चूंकि वहाँ नहीं पढ़ाया था तो यहाँ पढ़ा दे रहे हैं। और टस्क ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के जो वीर निकले रहते हैं, क्या निकले रहते हैं? वीर। आपने देखा होगा, जैसे मान लेते हैं ये हाथी है, ये सूंड मान लेते हैं इसको हम, और इसमें इस तरीके से दो वीर निकले रहते हैं हाथी में, ये निकले रहते हैं ना वीर, ये तो इनको टस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टस्क। टस्क ऑफ एलिफेंट इज अपर इंसाइजर। ये क्वेश्चन बना है शायद अभी टीजीटी और पीजीटी में, ये क्वेश्चन अभी ही बना था रिसेंट में। तो पूछता है कि टस्क ऑफ एलिफेंट किसका रूपांतरण होते हैं, तो लिखेंगे अपर इंसाइजर का। किसका होता है? अपर इंसाइजर, ऊपर वाला जो इंसाइजर होता है उसी का रूपांतरण होते हैं। अपर जो इंसाइजर होते हैं उसी का रूपांतरण होते हैं। टस्क ऑफ एलिफेंट अपर इंसाइजर के रूपांतरण होते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब हमारा ये दांत था, दांत खत्म होता है। अब उसके बाद बक्कल कैविटी का दूसरा भाग आता है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड का मतलब समझ रहे हैं? सलेवरी ग्लैंड का मतलब होता है, क्या बोल सकते हैं, लार ग्रंथियां, हिंदी में बोलेंगे लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, तो लार ग्रंथियां क्या होती हैं? और ध्यान रखिएगा अगर पूछ दे लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्लैंड है या किस प्रकार की ग्रंथि है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी बही स्रावी ग्रंथि है। कैसी है? वही बहिस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है, ग्रंथि है, ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि है। अच्छा, सलेवरी ग्लैंड क्या होता है? 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन। मनुष्य में 3 जोड़ी सलेवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। मनुष्य में जो सलेवरी ग्लैंड होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो सलेवरी ग्लैंड होती है उसकी संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3। कौन कौन सी होती है? पहले है पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड, फिर दूसरी है सब मैक्सिलरी सलेवरी ग्लैंड, तीसरी है सबलिंगुअल। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, 3 प्रकार के सलेवरी ग्लैंड देखने को मिलती हैं। और इसमें से जो पैरोटिड पूछ देता है सबसे बड़ी सलेवरी ग्लैंड मनुष्य में कौन है, क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ी सलेवरी ग्लैंड मनुष्य में कौन है, तो सबसे बड़ी सलेवरी ग्लैंड मनुष्य में कौन सी है, तो वो कौन सी है, तो वो है पैरोटिड। पैरोटिड सबसे लार्जेस्ट
बड़ी सलेवरी ग्लैंड है। लोकेटेड बिलो इन ईयर, जो ये कान है अंदर से देखेंगे तो ये इस जगह पाई जाती है। यही जब इन्फेक्टेड होती तो कनगुज हो जाते हैं, जिसे मम्स बोलते हैं। कानों के नीचे बच्चों का लाल लाल हो जाता, फूल जाता, दर्द होता है। पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, फाउंड इन द कॉर्नर्स ऑफ लोअर जा, जो हमारा ये मसूड़ा ये नीचे वाली बत्तीसी है उसके इस जगह ये पाई जाती है, ये यहाँ तो जुकाम में देखना ये फूल जाती है, तो इसे बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सबलिंगुअल क्या, फाउंड इन बीनीथ द टंग, जो आपके टंग है जीभ के वहाँ, ये यहाँ मतलब यहाँ पाई जाती है इस जगह। तो ये तीनों की स्थितियां भी बता दी कि कौन कहाँ पाई जा रही है, बड़ी कौन, ये उसकी भी हमने बात आपको बता दी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है और यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट करके रखा है। आपको फिर बता दें कि हम पहले भी बता चुके हैं कि डॉक्टर नोट्स परिवार आपको विद्वान बनाने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। सिर्फ आप इनके नोट्स बनाते चलिएगा कॉपी पे। हमने आपसे बताया जो लोग ऐप पर नए जुड़ रहे हैं, चूँकि बहुत बड़ा हमारा परिवार है, बहुत लोग हैं, तो जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो लोग 2 कॉपियाँ बनाएंगे। जो पुरानी क्लासेस हो चुकी वो 2-2 क्लासेस डेली देखेंगे, और जो नई क्लास है उसके लिए अलग रजिस्टर बनाएंगे। इस प्रकार डेली 3 क्लास। और हमारी क्लास बहुत बड़ी नहीं होती, घंटे 2-4 घंटे की नहीं होती क्लास। हम ऐसी देते हैं कि मतलब जैसे अब ये आपको पढ़ाया जा रहा है, इसको पढ़ाने से पहले 3 से 4 घंटे कई किताबों से मैटर निकालते हैं, हम स्वयं निकालते हैं। एक क्लास पढ़ाने के लिए लगभग हम 5 घंटे मेहनत करते हैं, तब वो आपको 30 से 40 मिनट की क्लास मिल पाती है। इतनी मेहनत की जाती है, इस बेस पर की जाती है कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में फिसले ना, और आप ज़्यादा पढ़ें भी ना, और स्कोर भी अच्छा हो। क्योंकि बायोलॉजी जो है एक समुद्र है। अगर यहाँ आप खोदने लगे कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद, तो आप सिर्फ डूबेंगे, आप निकल नहीं सकते। आपको क्या करना है, नाव चलानी है, बायोलॉजी में चलाकर सीधे नौकरी वाले कॉर्नर पे जाना, एक पोस्ट ले लेनी है और सिलेक्शन ले लेना है। फिर आप चाहें तो उसमें आप चाहे तैरें बायोलॉजी में, चाहे डुबकी लगाएं, चाहे सबसे गहराई नापें, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए चूंकि पढ़ें, सिलेक्टेड पढ़ें। बायोलॉजी में आपको जूलॉजी भी पढ़नी हो, क्या पढ़ना है, इंटरमीडिएट की दोनों किताबें पढ़नी, जूलॉजी बॉटनी, उसके बाद बीएससी पढ़ना है, उसके बाद अगर पीजीटी दे रहे हैं तो एमएससी लेवल भी पढ़ना है। इतना लेवल पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे। ये 7 साल का मैटर आपको 2-3 माह में, 7 साल का मैटर हम आपको 4 से 5 माह में सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड भी आपने देखा है, ऐसा नहीं कि मतलब हम हवाई बातें करते हैं। तो चूंकि आप अगर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो एक परिवार की भावना लेके जुड़े। ये कोचिंग संस्थान नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कोचिंग संस्थान नहीं है। हम कोचिंग की तरह कार्य नहीं करते हैं, हम एक परिवार की तरह कार्य करते हैं, और इसीलिए सिलेक्शन दे रहे हैं। तो ये जितना आज हम पढ़ा रहे हैं, तो मतलब समझ लीजिए 3-4 घंटे मेहनत हो चुकी इस पर। और यही चीज़ अगर बोर्ड पे लिख लिख के, जैसे अभी यहाँ इसलिए लिख के नोट्स बना के पढ़ाते हैं कि कहीं आप दिमाग में स्लिप ना हो चीज़ें। और बोर्ड पे क्या है, अभी मान लेते हैं हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, फिर इधर की बात, फिर उधर की 2 शब्द लिखे, इधर वो घंटे 2 घंटे की क्लास है। आप भी थोड़ी देर मोबाइल देखेंगे, बंद करेंगे, उभरने लगेंगे। उभरने वाला काम नहीं है। चलिए, तो ये कितने देखे, 3, और कौन कहाँ पाई जाती है ये हमने बता दिया है। अब आती है पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, इससे नली निकली रहती है, एक नली या डक्ट निकली रहती है। उस डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट। कौन सी डक्ट निकलती है, स्टेंसन डक्ट। तो ध्यान रखिएगा, पूछ देता है पैरोटिड ग्लैंड से निकलने वाली डक्ट का नाम क्या है, तो स्टेंसन डक्ट है। इन्फेक्शन ऑफ वायरस द मम्प डिजीज अकर इन पैरोटिड ग्लैंड, अभी बताया था, जो कनगुज हो जाते हैं जिन्हें मम्प्स बोलते हैं। तो पूछ देता है कौन सी ग्रंथ इफेक्टेड होती है, तो पैरोटिड ग्लैंड इफेक्टेड होती है। इससे निकलने वाली जो नली है वो कौन सी है, स्टेंसन्स डक्ट है। अब आता है सब मैक्सिलरी। जो सब मैक्सिलरी डक्ट है उसका नाम क्या है, तो वॉर्थन्स डक्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, सब मैक्सिलरी से जो नली निकलती है उसे वॉर्थन्स डक्ट बोलते हैं। तो ये पूछ देता है वॉर्थन डक्ट किस में पाई जाती है, सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड है उसमें पाई जाती है। और पूछ देगा सब मैक्सिलरी डक्ट का नाम क्या है, वॉर्थन्स डक्ट है। लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ लोजा एंड ओपन इन बक्कल कैविटी। तो
प्रोवार्ट्सन्स डक्ट, ये जो हमारी मुंह है, जब लार आ रही है ना, इसी में ओपन होती है, किस डक्ट के द्वारा, वॉर्थन्स डक्ट के द्वारा हमारे बकल कैविटी में ओपन होती है। तीसरी आती है हमारी, तीसरी जो है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ये किस डक्ट के द्वारा खुलती है, डक्ट ऑफ रिविनस। किस डक्ट के द्वारा खुलती है हमारे मुंह में, रिविनस डक्ट के। तो तीनों डक्ट के नाम याद रखिएगा। पहली वाली में क्या था, पहली वाली में हमने आपको जो बताया था, इधर लिखेंगे स्टेनसन्स डक्ट, और जो सब मैक्सिलरी की जो डक्ट है वॉर्थन्स डक्ट, और तीसरे की जो डक्ट बताई है डक्ट ऑफ रिविनस। ये तीन प्रकार की डक्ट है, और ये भी बताया था ये लोकेटेड कहाँ होती है, तो टंग के नीचे, जीभ के नीचे। और ये किस बकल कैविटी में किस नली के द्वारा खुलती, तो रिविनस डक्ट। सलाइवरी ग्लैंड का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, तो सिक्रीट सलाइवा। ये किसका श्रावण करती है, तो लार का श्रावण करती है। सलाइवा सिक्रीट्स 1 to 1.5 लीटर पर डे। एक दिन में लार जो निकलती है लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर लार निकलती है मुख से। इस लार का पीएच अक्सर पूछ देते हैं, कितना लार का पीएच होता है, तो 6.8 पीएच होता है। ध्यान रखिएगा कितना होता है, 6.8 पीएच होता है। सलाइवा कंटेन्स टाइलिन। सलाइवा में या लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, या इसी को स्लेवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। टाइलिन बोलेगा या बोलेगा स्लेवरी एमाइलेज, किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है स्लेवरी ग्लैंड में, या सलाइवा या लार में। स्टार्च जो हम जैसे मान लेते हैं रोटी खाई, तो पूछ देते हैं रोटी चबाने के बाद, इंटर में क्वेश्चन आता है, रोटी चबाने के बाद कुछ समय बाद मीठी क्यों लगने लगती है, क्योंकि जो स्टार्च है वो टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में जो लार में होता है माल्टोज में बदल जाती है। यही आंशिक पाचन होता है। मुख का पाचन, भोजन का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। आंशिक पाचन मतलब थोड़ा सा पाचन कहाँ हो रहा है स्टार्च का, वो मुख में हो रहा है। सलाइवा आल्सो कंटेन्स लाइसोजाइम एंजाइम। ध्यान रखिएगा, सलाइवा में इसके अलावा लाइसोजाइम पाया जाता है, विच कंटेन एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। ये जो लाइसोजाइम है, देखिए मुख में भोजन गया, मान लेते हैं कुछ बैक्टीरिया है, तो उसमें पहले से लाइसोजाइम उपस्थित है, और वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे भोजन जो जाए वो बैक्टीरिया रहित हो। जो जिद्दी होते हैं वो चले जाते हैं। समझ में आ गया। सलाइवा आल्सो कंटेन म्यूकस। सलाइवा में क्या होता है, म्यूकस, इसीलिए कैसी होती है, लुब्रिकेंट, चिपचिपी होती है। वाटर, जल भी पाया जाता है। मिनरल भी पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। विच हेल्प स्वेलिंग ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, भोजन को फुलाने में मदद करते हैं, जिससे वो इजीली गले से निकल जाए। और लार ना बने तो आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, पानी पी पी के ही अंदर जाएगा। तो प्रकृति ने जैसे मुंह में डालेंगे, देखना वो चिपचिपा और वो हो जाता है, और थोड़ी देर में जैसे अब डालेंगे चिकना होकर सट से अंदर, ये है। और हमें लगता है टंग कल पढ़ाई जाए, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, तो अब हम लोग जो टंग है वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब पर वीडियो जानी है, तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी भी यूट्यूब के लिए वीडियो। तो कल हम लोग टंग पढ़ेंगे और लिंगुअल पैपली पढ़ेंगे, और कौन साइड में पाई जाती है। तो कल हम आपको टंग के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ नमस्कार।